हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसको पता कैसे करेंगे, है ना। अगर जो व्यक्ति जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसको आप आंख में आंख डालकर देखिएगा। अगर वो व्यक्ति आपसे आंख में आंख मिलाकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब वह सच बात कर रहा है, सच बोल रहा है। यदि आंख में आंख डालकर बात नहीं कर रहा है ना, इधर उधर देखकर बात कर रहा है, इसका मतलब वह झूठ बोल रहा है और वह व्यक्ति झूठा है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना। इसमें से 99% चांस है कि इस बार का एग्जाम में टकराएगा ये क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं का उल्लेख करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी, व्यक्तियों तथा सरकार दोनों का स्वामित्व होता है। तदनुरूप उत्पादन भी होता है। आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्र में करते हैं और इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी व्यवस्था का माध्यम की प्रवृत्ति है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य, है ना, सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ताओं को जन्म देना और आर्थिक समृद्धि एवं विकास करना है। याद रखेंगे छात्रों, मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। मिश्रित मतलब मिला हुआ। यूँ समझिए कि सरकार और व्यक्तियों का जो मिला हुआ आय है, सरकार और व्यक्तियों का जो मिला हुआ आय है ना, यानी कि जो सरकार है और व्यक्ति दोनों के द्वारा मिलाया गया आय को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं छात्रों, क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक दुकान, राजू है, राजू एक दुकान खोलता है, दुकान में उसको अच्छा खासा इनकम हो रहा है, तो इसलिए राजू को GST देना पड़ेगा, है ना। तो GST जो सरकार को देता है, जिस पर सरकार का हक है, तो सरकार भी इसमें भागीदारी हो गया और राजू को जो इनकम हुआ तो राजू भी इसमें भागीदार हो गया। तो राजू और सरकार दोनों मिलाकर देश का विकास कर रहे हैं, अतः यह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। चलिए छात्रों अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके दो कार्य कौन कौन से हैं। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैसी क्रियाओं का संपादन जिसमें आर्थिक उत्पादन निहित होता है। आर्थर लेविस ने अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा है कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। कहना अनुचित नहीं होगा कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य का मौका पाकर अपनी आजीविका का संपादन करते हैं। अर्थव्यवस्था के दो कार्य इस प्रकार हैं। पहला में लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा में लोगों को रोजगार अवसर प्रदान करती है। याद रखेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। तो अर्थ मतलब होता है पैसा, अर्थ मतलब पैसा, और व्यवस्था मतलब व्यवस्थित करना, यानी कि व्यक्ति जिस माध्यम से पैसा को व्यवस्थित करता है, व्यक्ति जिस माध्यम से पैसा को व्यवस्थित करता है, पैसा को बढ़ाने का काम करता है, जिस माध्यम से व्यक्ति पैसा को कमाता है ना, उसी माध्यम को अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का अलग अलग परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक दिए हुए हैं। जैसे कि ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन का एक प्रणाली, आजीविका मतलब जीवन चलाने का एक क्या है, प्रणाली है अर्थव्यवस्था। उसी प्रकार से
आर्थर लेविस कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के संबंध में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी राष्ट्र से संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। मतलब मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मानव को जो चाहिए उसके संतुष्टि के लिए जो संसाधन का प्रयोग होता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हमें कुर्सी पर बैठना है, तो हमें कुर्सी पर बैठना है, तो हमारे लिए संसाधन क्या है? कुर्सी है। कुर्सी जो संसाधन है तो उसको बनाने का काम कौन करेगा, उसको बेचने का काम कौन करेगा? वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। कह रहे हैं यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था के है ना दो कार्य कौन कौन थे। पहला कार्य अर्थव्यवस्था के कि लोगों की आवश्यकताओं को है ना पूरा करना, लोगों की संतुष्टि को पूरा करना पहला कार्य है। और दूसरा कार्य है लोगों का रोजगार और ऑप्शन प्रदान करना। लोगों में क्या करना है? रोजगार और ऑप्शन प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या है ना? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आर्थिक नियोजन का अर्थ है राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन, समन्वय एवं उपयोग है जिससे हम समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त कर डालते हैं। उद्देश्य है भारत में व्याप्त गरीबी निर्धनता को समाप्त करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी करना, देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, भूमि की उर्वरता शक्ति का 100% उपयोग करना कर भारत की समृद्धि में अप्रत्याशित बढ़ोतरी करना। यहाँ पर कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का आर्थिक नियोजन मतलब होता है क्या? आर्थिक नियोजन मतलब होता है, आर्थिक मतलब होता है पैसा, नियोजन मतलब होता है बचाना। यानी कि अगर व्यक्ति है ना प्राथमिकताओं के अनुसार या संसाधनों के अनुसार है ना, यदि व्यक्ति पैसा को व्यवस्थित करता है, यदि पैसा को बचाता है या पैसा को बढ़ाता है संसाधनों के माध्यम से, है ना, तो इन्हीं व्यवस्था को आर्थिक नियोजन कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान खरीद के लाया, उसको व्यवस्थित ढंग से सजा दिया, उसको उसके बाद बेचा, बेचने के बाद उसको फ़ायदा हुआ, जो फ़ायदा हुआ फिर उससे सामान खरीद के फिर लाया, फिर बढ़ाया, धीरे धीरे छोटे से बड़ा दुकान कर लिया, है ना। इसी प्रकार से जो प्रक्रियाएं चलती है इसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। और जब आर्थिक नियोजन होता है तो इससे क्या होता है? भारत में क्या होगा? भारत में गरीबी है ना, निर्धनता समाप्त होगा। भारत जो है ना एकदम अमीर देश बन जाएगा, है ना, जैसे अमेरिका अमीर है। शिक्षा की गुणवत्ता, यहाँ भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा, है ना। प्रति व्यक्ति आय, है ना, प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में बढ़ोतरी, हर एक व्यक्ति का आय बढ़ जाएगा। देशवासियों का जो है ना स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, है ना, बेहतर हो जाएगा। भूमि की उर्वरता मतलब भूमि में उपजने वाला जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे किसानों के क्या होगा? फायदा होगा। इस प्रकार से आर्थिक नियोजन से देश का विकास होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं, है ना। सकल घरेलू उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पादन का तात्पर्य किसी देश या किसी दिए गए वर्ष में वस्तु और सेवाओं की कुल उत्पादित मात्रा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2009 से 10 में यदि खाद्यान्न में से 40 करोड़ रुपए एवं अन्य सेवाओं से प्राप्त 60 लाख करोड़ हो तो यह सकल घरेलू उत्पादन है। देखो सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पादन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर तात्पर्य किसी देश में किए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन, है ना। कह रहा है कि किसी भी देश में, कोई भी देश में एक साल में, कितने साल में? एक साल में वस्तु का और सेवाओं का जो जितना उत्पादन है वे सारे उत्पादन, है ना, सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में एक साल में जितना सामान बना था, या भारत में एक साल में जितना नौकरी करने वाले व्यक्ति पैसे कमाए थे, सामान बनाकर जो पैसे कमाए थे, इससे जो आय होगा, यह आय एक साल में यह आय सकल घरेलू उत्पादन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना के विभिन्न भागों की विवेचना कीजिए, है ना। देखते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाग से है। इसकी संरचना के 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। द्वितीयक क्षेत्र, है ना, इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, है ना, जन उपयोगी इत्यादि। तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार और क्रियाएं सम्मिलित हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचनाएं विभिन्न भागों की विवेचना करिए। देखिए, अर्थव्यवस्था को अपने अपने हिसाब से, है ना, अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 भागों में अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, जो नीचे लिखा हुआ है, निम्नलिखित है। पहला नंबर है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होगा, तो छात्रों याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में किसान आते हैं। जो किसान खेती बाड़ी करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। पशुपालन आते हैं, मछली पालन आते हैं, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। याद रखेंगे छात्रों कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो आय होता है ना, बहुत ही कम आय होता है ना। और लोग प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा भीड़े रहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लगे रहते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ किसान जो है ना खेती बाड़ी ज़्यादा करते हैं और इसी में ज़्यादा लगे रहते हैं, लेकिन इसमें आय कम होता है ना। अगला देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, है ना, जनोपयोगी सेवाएं इत्यादि आते हैं। याद रखिए छात्रों, सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है वो द्वितीय क्षेत्र से होता है, क्योंकि इसमें व्यवसाय से जुड़े हुए, खनिज से जुड़े हुए, निर्माण कार्य से जुड़े हुए ना सामग्री होती है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है ना। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए अधिक पैसा की जरूरत है। अगला देखते हैं तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कि नौकरी, बैंक, है ना, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, क्रियाएं या टीचर का जॉब, जो भी नौकरी होता है सारे के सारे नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र से, है ना, देश का विकास होता है। तो याद रखेंगे तो छात्रों, है ना, हमारे अर्थव्यवस्था की संरचना में 3 क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो किसान, कृषि, है ना, भैंस पालन, बकरी पालन, पशुपालन, मछली पालन। द्वितीय क्षेत्र बोले तो औद्योगिक, है ना, जैसे फैक्ट्री निर्माण, फैक्ट्री में सामान बनाना। तृतीय क्षेत्र बोले तो सेवा क्षेत्र, जिसमें जॉब करना, है ना, टीचर का जॉब, मास्टर का जॉब, शिक्षक का जॉब, है ना, कोई भी जॉब करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है ना। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत की कुल राष्ट्रीय आय यदि 1 करोड़ रुपया, है ना, है एवं जनसंख्या 1 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति आय 1 रुपया होगी। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस देश की कुल आय, है ना। 2008 से 9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया था। संसाधित क्षेत्रों में चंडीगढ़, है ना, 70,361 रुपया, है ना, गोवा में 50,565 रुपया तथा बिहार में प्रति व्यक्ति आय 10,570 रुपया, है ना, 2007 से 8 में था। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला, है ना, पटना तथा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला सीवर है। याद रखेंगे छात्रों, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ना, मतलब एक व्यक्ति की आय, मतलब देश की कुल, है ना, देश की कुल जनसंख्या में कह रहा है कि देश की कुल आय में, मतलब हमारे देश की कुल आय में, हमारे देश में जितना पैसे कमाते हैं, हमारे देश का जितना इनकम होता है, उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है वह भागफल क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। याद रखेंगे, देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, है ना। याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है चंडीगढ़ का, है ना, कहाँ का, चंडीगढ़ का, जो के शासित प्रदेश है। उसके बाद गोवा का है ना। भारत का नॉर्मली दिया हुआ है 25,494 रुपया है। वहीं पे बिहार में देखिए, बिहार में सबसे कम है 10,570 रुपया। और बिहार में भी सबसे कम है सीवर जिला में। कहाँ पर है, सीवर जिला में सबसे कम है। पटना में बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है। तो याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा एग्जाम में तो छोड़ेंगे नहीं इसको, है ना। कैसे कहते हैं, तो देश की, है ना, मतलब देश की कुल आय में, राष्ट्र की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उन्हें प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है
है ना, मुद्रा में इनकी कठिनाइयाँ को किस प्रकार दूर किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु का, है ना, वस्तु से विनिमय किया जाता है ना। मुद्रा ने वस्तु विनिमय की सभी, है ना, कठिनाइयों का निराकरण कर दिया है, क्योंकि मुद्रा के जन्म के बाद, है ना, प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। परिणाम मुद्रा ने मूल्य की मापने की कठिनाई दूर कर दी है। दोहरे संयोग की कठिनाई मुद्रा के प्रयोग से समाप्त हो गया है। वस्तुओं के विभाजन की कठिनाई मुद्रा के द्वारा दूर हो गई है और मुद्रा ने संचय संबंधी कठिनाई का निराकरण कर दिया गया। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। हमें कोई सामान खरीदने के लिए वस्तु के बदला में ही वस्तु दिया जाता है, यानी कि कोई वस्तु के बदला में अगर कोई वस्तु देते हैं तो यह प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमें गेहूं की ज़रूरत है, 1 किलो गेहूं की ज़रूरत है, किसी को 1 किलो चावल की ज़रूरत है, तो वह व्यक्ति 1 किलो गेहूं किसी को देकर और उससे 1 किलो चावल ले लेगा, तो यही प्रणाली क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेकिन इससे बहुत सारी समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? अगर मान लीजिए किसी को 1 किलो गेहूं की ज़रूरत है ना, और 1 किलो गेहूं की ज़रूरत है और उसके पास, है ना, चावल है, उसको देने के लिए क्या है, चावल है, तो ऐसे व्यक्ति को खोजेगा, है कि नहीं, जिसको गेहूं की ज़रूरत है कि नहीं, उसको मतलब जिसको चावल की ज़रूरत है और उसको गेहूं, उसको मतलब कि उसको गेहूं उसके पास है, ऐसे व्यक्ति को मतलब खोजना होगा उसको, और तब उससे बदला करना होगा। तो ऐसा तो मिलना संभव नहीं था, है ना। अब बहुत परेशानी होती थी। साथ ही साथ, है ना, बंटवारा में दिक्कत होता था। मान लेते कि गाय, अगर मान ले कि कोई गाय से देकर अगर कुछ सामान ले रहा है, ठीक है, तो मान लेते कि 50 किलो अनाज दे रहा है, ठीक है, तो 50 किलो अनाज में अगर मान ले कि उसको एगो गाय देना है, एगो गाय का मान लेते कि 1 कुंटल अनाज मांग रहा है ना, एक गाय के लिए 1 कुंटल अनाज, या एक भैंस के लिए 1 कुंटल अनाज मांग रहा है, लेकिन उसके पास 50 कुंटल किलो अनाज है, तो 50 किलो अनाज दे रहा है, तो 50 किलो तो अनाज दे देगा, लेकिन उसका बदला में तो भैंस के या गाय के या बकरी को काट के तो नहीं दे सकता है। इसलिए बंटवारा करने में भी दिक्कत होता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही कठिनाई था, उसको रखने में भी दिक्कत होता था। अगर मान लिए कि हम गेहूं को रख लिए साल भर, है ना, या मतलब मकई को साल भर रख लिए, तो खराब हो गया, तो रखने में भी दिक्कत होता था। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली के बहुत सारी कठिनाइयाँ था। केला पहला संचय नहीं कर सकते थे, उसको रख नहीं सकते थे, है ना, अदला बदला करने में परेशानी होता था, बंटवारा नहीं कर सकते थे, ना दोबारा प्रयोग किया जा सकता था। ये सारी परेशानियाँ वस्तु विनिमय प्रणाली में था, है ना। मात्रा नहीं डिसाइड कर सकते थे। मान लीजिए कोई 100 ग्राम सोना लाया, तो 100 ग्राम सोना के बदले में उसको कितना आलू देना है, ये डिसाइड नहीं हो पाता था, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का यही मेन समस्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है एटीएम क्या है। अगला क्वेश्चन है एटीएम क्या है। याद रखेंगे छात्रों, एटीएम क्या है। एटीएम कार्ड को एटीएम सह डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित आज इस मुद्रा का प्रयोग विनिमय क्रियाओं को संपादित करके किया जा रहा है। एटीएम 24 घंटे यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन 24 घंटे, है ना, रुपये निकालने तथा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। एटीएम के लिए गुप्त पिन कोड होता है जिसे बगैर, है ना, बगैर जाने से एटीएम का संचालन संभव नहीं है। याद रखेंगे एटीएम क्या है। तो एटीएम एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसकी मदद से हम एटीएम मशीन से 24 घंटा तक लगातार 24 घंटा में कभी भी हम पैसे डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। एटीएम को संचालित करने के लिए एक गुप्त पिन होता है ना, जिसका प्रयोग करके हम एटीएम में पैसे डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। यदि गुप्त पिन नहीं रहेगा तो उस एटीएम का हम लोग संचालन नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सहकारिता से आप क्या समझते हैं, अथवा सहकारिता की परिभाषा लिखें। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है
तो अर्थशास्त्र में सहकारिता कहलाता है। तात्पर्य यह है कि संगठन जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति मिलजुल कर सुचारू पूर्वक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य करता है, सहकारिता करता है। सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना, है ना। अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए आर्थिक उद्देश्य से, है ना, मिलजुल कर कोई काम करता है तो उसे कहते हैं सहकारिता। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि जैसे कि 5 व्यक्ति है या 10 व्यक्ति का एक समूह है ना। गांव में दूध नहीं बिक रहा है, गांव में दूध नहीं बिक रहा है, तो 10 व्यक्ति का समूह मिलकर एक क्या करेगा, डेयरी की स्थापना करेगा या एक ऐसा व्यवस्था करेगा जिससे उस दूध को शहर में ले जाकर हम बेच सकते हैं, और जो उससे इनकम होगा उस सभी जो 10 व्यक्ति उसका ग्रुप होगा उनमें बांटा जाएगा। तो यह प्रक्रिया सहकारिता कहलाता है। सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना और उसका फायदा मिलजुल कर बांटना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व है तथा विश्व स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उसे एक दूसरे से जोड़ती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, जैसे टाटा मोटर्स आदि। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होता है, याद रखेंगे छात्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है ना। वैसा कंपनी जिसका व्यवसाय सिर्फ एक कंपनी एक देश तक सीमित नहीं है। वैसा कंपनी जिसका व्यवसाय, है ना, बहुत सारे देशों में चल रहा है, बहुत सारे देशों में व्यवसाय चल रहा है, बहुत सारे देशों में फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, ऐसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, है ना। जैसे कि इसमें टाटा मोटर्स हो गया, मतलब इनका जो है ना कंपनी का जो कारखाने हैं एक देश में सीमित नहीं है, बहुत सारे देश में है, अमेरिका में है ना, भारत में है, चीन में है, अन्य देशों में है ना। तो बहुत सारे देश में है, तो इन्हें क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण के प्रमुख 2 अंगों की विवेचना करिए। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण की विभिन्न अंग निम्न 2 प्रमुख अंग हैं। व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोध में कमी। इस प्रकार के अभिप्राय है कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुओं एवं सेवाएं बेच सकती है। दूसरा, पूंजी का निर्बाध प्रयोग, ऐसा वातावरण कायम करना जिससे विभिन्न देशों में पूंजी का प्रवाह स्वतंत्र रूप से हो सके। देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ, वैश्वीकरण का मतलब होता है व्यापार के माध्यम से पूरा विश्व को जोड़ना, है ना। व्यापार के माध्यम से पूरा विश्व एक सूत्र में बंध जाना वैश्वीकरण कहलाता है ना। वैश्वीकरण मतलब व्यापार के माध्यम से पूरा विश्व एक सूत्र में बढ़ जाना, पूरा विश्व एक सूत्र में बढ़ना, एक रेखा में बढ़ना वैश्वीकरण कहलाता है। तो याद रखेंगे, है ना छात्रों, वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ, पूरा विश्व व्यापार के माध्यम से जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें, है ना, हम लोग जिस देश में मतलब सामान नहीं बन रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर कोई सामान का बन नहीं रहा है फिर भी हम उस सामान को उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई सामान चाइना में बन रहा है उसको हम भारत में उपयोग कर सकते हैं, कोई सामान भारत में बन रहा है तो भारत के बन रहा है तो चाइना वाला भी उपयोग कर सकता है। तो वैश्वीकरण में यही होता है कि हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं सामान का, है ना। पहला नंबर में कह रहा है कि इसका अंग है व्यवसाय एवं व्यापार संबंधी अवरोध की कमी। वैश्वीकरण के कारण व्यापार में रुकावट नहीं होता है ना, इसमें कमी आ जाता है। इसका अभिप्राय है कि देश विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी वस्तुओं एवं सेवाएं बेच सकती है। मतलब विदेशी जो कंपनी है ना, वो भारत के बाजार में, मतलब विदेश में जो सामान बना है उसको भारत में लाकर बेचा जा सकता है। किसके माध्यम से? तो वैश्वीकरण के माध्यम से। अगला है पूंजी का निर्बाध प्रयोग। मतलब पूंजी का जो है ना लगातार बिना रुके, है ना, टोके प्रयोग हो सकता है। जैसे, है ना, हम लोग अमेरिका में जाकर क्या करते हैं, अमेरिका का सामान खरीद सकते हैं, अमेरिका का डॉलर इंडिया में आकर एक्सचेंज हो सकता है, या इंडिया का रुपया अमेरिका में एक्सचेंज करा सकते हैं। तो मतलब निर्बाध जो है ना प्रयोग पूंजी का हम लोग कर सकते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ना, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए।
उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण क्या है? पहला नंबर है उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता के में आपस में एकजुटता का अभाव। उपभोक्ता अपने अधिकारों की अज्ञानता। उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य पर अधिक राशि लेना। देखिए, उपभोक्ता शोषण का बहुत सारे कारण हैं, जिनसे कुछ कारण निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता शोषण का सबसे पहला कारण है ना, कि उपभोक्ता को है ना सामान के बारे में उनका क्या अधिकार है उनके बारे में पता ही नहीं रहता, उनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं रहता है, जिससे कारण उनका शोषण होता है ना। दूसरा कारण है उपभोक्ता जो है ना आपस में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, इसी कारण उपभोक्ता का शोषण होता है। तीसरा कारण है उपभोक्ता से अधिक का उपभोक्ताओं का अधिकारों की अज्ञानता, मतलब उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो उनका ज्ञान उनको नहीं रहता, इसी कारण उनका शोषण होता है। और चौथा नंबर में उपभोक्ता को अधिकतम खुदरा मूल्य में अधिक राशि लेना, मतलब उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य में अधिक राशि लेना। जो उपभोक्ता होता है ना, वो उपभोक्ताओं से मतलब दुकानदार से खुदरा मूल्य में जो है ना अधिक क्या करते हैं, राशि लेते हैं, अधिक सामान खरीद लेते हैं, जिसके कारण उनको क्या होता है, शोषण होता है ना। याद रखेंगे दोस्तों, शोषण कैसे होता है इसके बारे में पूछ देखिए, उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है। तो याद रखेंगे, सामान में मिलावट करके शोषण होता है ना। उसके बाद सामान कम देकर शोषण होता है, गुणवत्ता में कटौती करके शोषण होता है। याद रखेंगे है ना छात्रों। तो ये सब उपभोक्ताओं के शोषण के प्रकार है और शोषण की है ना विवेचना है। चलिए बताइए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अर्थव्यवस्था से अगर कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो सारा इसी में से पूछेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छा से समझ लीजिएगा, है ना। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद।